सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। हमारे लाइव फोन इन कार्यक्रम हेलो किसान में आप सभी का स्वागत। मैं हूं आपके साथ अदिति शर्मा। हमारे इस कार्यक्रम में हम रोजाना अलग अलग विषय सम्मिलित करते हैं और उन विषयों के संबंध में अहम जानकारियां आप तक पहुंचाई जाती हैं, सवालों के जवाब आप तक पहुंचाए जाते हैं। तो आज के हमारे इस कार्यक्रम में कौन से विषय हम आपके लिए लेकर आए हैं, आइए सबसे पहले आपको इसी के बारे में जानकारी देते हैं। आज बात होने वाली है संरक्षित खेती के बढ़ते आयाम के बारे में और साथ ही साथ फसल विविधीकरण से किसानों की आय में वृद्धि कैसे कर सकते हैं, इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। आपके पास कोई भी सवाल है, कोई जानकारी आप इन दोनों ही विषयों के संदर्भ में हासिल करना चाहते हैं तो आप हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सकते हैं। टोल फ्री नंबर है 1800-1130-601, 1800-1130-601। हमारे टोल फ्री यानी कि निःशुल्क नंबर है जिस पर आप कार्यक्रम के दौरान यानी कि अगले 1 घंटे के दौरान कॉल कर सकते हैं, अपने सवाल हमसे साझा कर सकते हैं। और साथ ही आपको बता दें, आजकल डिजिटल जमाना है तो व्हाट्सएप का इस्तेमाल हर कोई करता है। व्हाट्सएप नंबर भी है 8800520717 हमारा व्हाट्सएप नंबर है। जल्दी से अपना फोन उठाइए और हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर आप अपने सवाल भेजना शुरू कर दीजिए। और इसी के साथ ईमेल आईडी भी हमारी hellokisan2015@gmail.com, जिसके माध्यम से आप तुरंत ईमेल भी कर सकते हैं। तो माध्यम हमने आपको बता दिए हैं जिसके जरिए आप अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। लेकिन आपके सवालों के जवाब आप तक पहुंचाने के लिए हमारे साथ हमारे विशेषज्ञ भी उपस्थित हैं, तो उनका भी परिचय करवा देते हैं। स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर सुभाष बाबू जी। बता दें आपको, ये वरिष्ठ वैज्ञानिक हैं, सस्य विज्ञान संभाग, IRI पूसा, नई दिल्ली में। सर, बहुत बहुत स्वागत आपका। साथ ही साथ हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं डॉक्टर बलराज सिंह जी। बता दें, ये कुलपति हैं कर्ण नरेंद्र विश्वविद्यालय, जोबनेर, जयपुर, राजस्थान में। डॉक्टर बलराज, आपका भी बहुत बहुत स्वागत कार्यक्रम हेलो किसान में। तो किसान भाइयों बहनों, आज के हमारे इस कार्यक्रम के विषय के बारे में हमने आपको अवगत करवा दिया है और साथ ही माध्यम भी बता दिए हैं जिसके जरिए आप अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। तो बस अपना फ़ोन उठाइए और अपने सवाल हम तक पहुंचाना आप शुरू कर दीजिए। और आपके सवालों के इंतजार के साथ साथ हम भी यहाँ पर हमारी चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। और सबसे पहले रुख करना चाहेंगे डॉक्टर बलराज का। डॉक्टर बलराज, आपसे जानना चाहेंगे, जब हम बात करते हैं संरक्षित खेती की तो इसके आयाम बढ़ते ही जा रहे हैं, लेकिन बहुत से किसान अभी भी इसके बारे में नहीं जानते कि संरक्षित खेती कहते किसे हैं। इसके बारे में क्या कहेंगे? तो उसका तात्पर्य ये है, उससे सीधा हमारा संबंध है कि जब हम खुले वातावरण में कोई भी फसल, सब्जियां, फल फूल करते हैं तो बहुत सारी दिक्कत, बहुत सारी परेशानियां, जिनको हम जैविक कारक कह सकते हैं, अजैविक कारक कह सकते हैं। जैविक कारकों के अंदर विषाणु रोग हैं, बीमारियां हैं, चाहे वो कवक जनित हो, फंगल डिजीज हो, बैक्टीरियल डिजीज हो और दूसरे कीड़े मकोड़े हों, उनसे बहुत सारी परेशानी होती है। और दूसरी तरफ तापमान, जो अजैविक कारक है उसके अंदर तापमान या हवा में नमी या प्रकाश की तीव्रता, तो जब कोई फसल बाहर सफल नहीं होती इन बीमारी, कीड़े मकोड़ों या अजैविक कारकों के कारण, तो निश्चित तौर पर हम उसको कुछ संरक्षण देते हैं। तो ऐसी खेती को जो हम किसी भी अंदर, जैसे ग्रीन हाउस, पॉली हाउस या इंसेक्ट प्रूफ नेट हाउस या हाई टनल, वॉकिंग टनल, लो टनल, और यहां तक कि जैसे गर्मी के महत्वपूर्ण महीने हैं उनके अंदर, क्योंकि तेज धूप है, बहुत ज्यादा धूप तेज और तापमान भी बहुत ज्यादा है, और जो सब्जियां हैं जैसे पत्ते वाली, हरी पत्ते वाली सब्जियां हैं या दूसरी सब्जियां हैं,
उनके लिए वो ज्यादा परेशानी पैदा करती है। बिल्कुल, वो झुलस सकती हैं। ऐसे में किसी ढांचे के तहत इनकी खेती की जाए, संरक्षित तौर पर। संरक्षित खेती कहते हैं। बिल्कुल, तो इसे संरक्षित खेती कहा जाता है। खुले खेत में ना करके बल्कि एक ढांचे के अंदर आप करते हैं खेती, तो उसे संरक्षित खेती करते हैं। बहुत सारे फायदे होते हैं इसके, और हमारे किसान इसका फायदा ले भी रहे हैं, लाभ मिल रहा है हमारे किसानों को। अगर आप भी जुड़ना चाहते हैं, आप भी अपनाना चाहते हैं संरक्षित खेती को, तो आप कार्यक्रम देखते रहिए। सवाल जवाब के सिलसिले के माध्यम से आप भी इसके प्रति जागरूक होंगे, लेकिन उससे पहले आपको जागरूक करते हैं हमारी विशेष रिपोर्ट के जरिए। हमारे देश में काफी संख्या में लोग खेती किसानी से जुड़े हैं और खुले वातावरण में खेती करते हैं, लेकिन खुले में खेती के साथ ही अब संरक्षित खेती का आयाम भी बढ़ रहा है। संरक्षित खेती के अंतर्गत पॉली हाउस या ग्रीन हाउस, नेट हाउस, वॉकिंग टनल और लो टनल जैसी कई संरचनाएं आती हैं। संरक्षित खेती वो तकनीक है जिसमें हम पौधों या फसल के पास में ऐसा वातावरण तैयार करते हैं जो उनकी बढ़वार के लिए जरूरी होता है और जो हमारी परंपरागत खेती करने में संभव नहीं हो पाता। संरक्षित खेती में किसान पौधों के अनुसार वातावरण में बदलाव कर सकते हैं और इस बदले हुए वातावरण में वे साल भर बेमौसमी सब्जियों और फूलों आदि का उत्पादन कर सकते हैं। संरक्षित खेती का मुख्य उद्देश्य फसलों को जैविक या अजैविक कारकों से बचाकर उगाना होता है। इसमें फसल को किसी एक कारक या कई कारकों से बचाकर उगाया जा सकता है। खुले में खेती करने के कुछ जैविक और अजैविक खतरे होते हैं जो फसल की उत्पादकता और गुणवत्ता को प्रभावित करते हैं। जैविक खतरे यानी पौधों को कई तरह की बीमारियां होने का खतरा रहता है। इन बीमारियों का असर हमारे पौधों पर पड़ता है। इसी तरह अजैविक खतरों में जलवायु परिवर्तन के कारण बढ़ते तापमान, बहुत ज्यादा गर्मी, बरसात का ना होना या बहुत ज्यादा बरसात होना शामिल है, जो हमारी फसलों को प्रभावित करते हैं। इन सब परिस्थितियों में संरक्षित खेती काफी मददगार और कारगर साबित होती है। संरक्षित खेती करने से पहले मिट्टी और पानी की जांच जरूरी कराएं। साथ ही संरक्षित खेती करने के लिए प्रशिक्षण भी जरूर लें। तो देखिए, अभी हमने एक विशेष रिपोर्ट जो कि आधारित थी संरक्षित खेती पर, इस पर हमारी चर्चा को हम आगे जारी रखेंगे। लेकिन यहाँ पर डॉक्टर सुभाष हमारे साथ उपस्थित हैं, जो फसल विविधीकरण के बारे में हमें जागरूक करने के लिए यहाँ पर खास तौर पर उपस्थित हुए हैं। तो आपसे यही जानना चाहेंगे, फसल विविधीकरण की अगर हम बात करते हैं तो क्या समझे हमारे किसान? देखिए, जहाँ तक हम बात करते हैं फसल विविधीकरण की, तो इसमें हमको विभिन्न प्रकार की फसलों को लगाना चाहिए एक साथ में। जहाँ हम एक प्रकार की फसल लेते हैं, जैसे मान लीजिए हम गेहूं की फसल ले रहे हैं, तो गेहूं की फसल में अगर कोई नुकसान होता है, कोई आपदा आ जाती है, तो ज़्यादा नुकसान के कारण होते हैं। अगर उसके साथ में हम तिलहनी फसलें लें, दलहनी फसलें लें, उससे क्या है, किसान भाइयों को हमारे इनकम भी मिलेगी और अगर कोई नुकसान हो रहा है उस नुकसान से कम किया जा सकता है। और दूसरे एक सबसे बड़ा फ़ायदा है कि एक न्यूट्रिशन सिक्योरिटी, जो पोषक तत्व हैं वो हमको एक खेत से ही मिल जाएंगे और मौसम की जो बीमार है उससे बच सकते हैं। और सबसे जो महत्वपूर्ण बिंदु है मृदा उर्वरकता को उससे बनाया जा सकता है। जैसे किसान भाई मान लीजिए गेहूं की फसल करते हैं, उसके साथ में चना की लेते हैं, मसूर की लेते हैं, तो ये दलहनी फसलें हैं। इनसे क्या होता है, जो वातावरण में जो नाइट्रोजन है, जो सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है फसलों को, उसको मृदा में लाके रखते हैं ये पौधे, इनकी क्षमता होती है। उससे क्या है, जो दूसरी फसल है उसकी नाइट्रोजन रिक्वायरमेंट जो ज़रूरत होती है वो कम पड़ती है जी। और एक कह सकते हैं जो मार्केट में एकदम बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन आता है, जिससे किसान भाइयों को उचित जो पैसा मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता है। अगर हम विविधीकरण करेंगे तो उससे भी हम बच सकते हैं और हमको अच्छे पैसे मिल सकते हैं। बिल्कुल, तो कई तरह के हम कह सकते हैं लाभ हैं फसल विविधीकरण के। बस हमारे किसानों को इसे समझना है और इसे अपनाना है। निश्चित तौर पर इससे हमारे किसानों की आय में वृद्धि होगी ही, संभव भी है। तो किस तरह से आप एक योजनाबद्ध तरीके से फसल विविधीकरण को अपना सकते हैं और इसे अपने लिए लाभान्वित बना सकते हैं, इसके बारे में विशेषज्ञ से जानेंगे। लेकिन उससे पहले देख लीजिए हमारी एक विशेष रिपोर्ट। किसी
किसी एक फसल की बजाय कई तरह की फसलों को उगाना फसल विविधीकरण कहलाता है। इसके अलावा कम उत्पादकता की फसलों की बजाय ज्यादा कीमत वाली फसलों की खेती करना भी फसल विविधीकरण में आता है। इस तरह के विविधीकरण में मोटा अनाज, दाल, सब्जी, फल, तिलहन या फिर चारा जैसी फसलों की बढ़ती जरूरतों को पूरा करने की कोशिश की जाती है। इसका उद्देश्य मिट्टी की सेहत में सुधार और कृषि पारिस्थितिकी तंत्र को बनाए रखना भी है। फसल विविधीकरण के कई फायदे हैं, जिसके जरिए किसी खेत में साल में एक से ज्यादा फसल उगाना संभव होता है। इससे पशुधन का पोषण भी आसान हो जाता है। फसलों के हेर फेर से समय समय पर खरपतवार भी साफ होती रहती है। ऐसे में फसल विविधीकरण के जरिए साल दर साल खरपतवारों का पोषण और फैलाव भी कम होता रहता है। विविधीकरण से किसान अपना जोखिम कम कर सकते हैं। किसान की आय ज्यादा नियमित होती है, क्योंकि इससे फसलों और पशु उत्पादों का विक्रय पूरे साल चलता रहेगा। फसल विविधीकरण अपनाकर किसान फसलों से बीमारी को दूर भगा सकते हैं। इसमें अधिक कीटनाशकों की जरूरत नहीं होती और मिट्टी की उर्वरा शक्ति भी बनी रहती है। इसके अलावा फसल की पैदावार भी ज्यादा होती है। शुष्क इलाकों या ऐसे इलाकों जहां के लोगों को अक्सर मौसम की मार का सामना करना पड़ता है, फसल विविधीकरण किसी वरदान से कम नहीं है। तो सचमुच ये कहा जा सकता है कि फसल विविधीकरण किसी भी वरदान से कम नहीं है, बस इसकी महत्ता को समझना है हमारे किसानों को। काफ़ी किसान जुड़ भी चुके हैं, इसे समझ चुके हैं, लेकिन आज के हमारे इस कार्यक्रम का यही उद्देश्य है कि देश के समस्त जितने भी किसान हैं उन्हें इसके प्रति हम जागरूक कर सकें, ताकि हमारे किसान अपनी आय में वृद्धि कर सकें। फिलहाल हम बढ़ते हैं आगे। संरक्षित खेती के संदर्भ में और जानकारी के लिए डॉक्टर बलराज का यहाँ पर रुख करना चाहेंगे। आपने बता दिया हमारे सभी दर्शकों को कि संरक्षित खेती आखिर है क्या। इसके तहत हमारे जो किसान हैं पॉली हाउस, वॉकिंग टनल, लो टनल या फिर ग्रीन हाउस के तहत खेती कर सकते हैं। तो ऐसे में बहुत ज़रूरी हो जाता है कि पहले इसके बारे में जानकारी हो कि कौन सी फसल के लिए कौन सा ढांचा बहुत ज़रूरी होगा। तो इस जानकारी को हासिल करने के लिए हमारे किसान पहला कदम कैसे उठाएं? देखिए, जहां तक संरक्षित खेती की बात है तो ये निर्भर करता है कि आप जिस इलाके में हैं, जिस क्षेत्र में आप जो सब्जी की या फसल करना चाहते हैं, उसमें उसको बाहर खुले वातावरण में करने में कौन सी आपको दिक्कत आ रही है, कौन सी परेशानियां हैं। अगर मान लिया आप कोल्ड डेजर्ट में, ठंडे इलाकों में, तो ठंड आपको तंग करेगी जी। तो आप वहां पे जरूरी नहीं है कि नेचुरली वेंटिलेटेड ग्रीन हाउस काम आए, वहां पे वॉकिंग टनल जो बंद हो वो भी काम आ सकती है। तो वहां उद्देश्य होगा ठंड से बचाना आपको। लेकिन ज्यादातर बड़े पैमाने पे पूरे भारत में अगर बात करें, उत्तर भारत, मध्य भारत, दक्षिण भारत, तो सबसे बड़े पैमाने पर ग्रीन हाउस जी। तो कोई नहीं, जैसे तकनीकी समस्या की वजह से अभी बलराज जी से बात नहीं हो पा रहे हैं। जैसे ही वो जुड़ेंगे हम फिर से उनसे बातचीत करेंगे यहाँ पर। लेकिन डॉक्टर सुभाष का मैं यहाँ पर रुख करना चाहूँगी। बहरहाल आपने बताया फसल विविधीकरण अगर हमारे किसान अपनाते हैं तो कई तरह के नुकसान से बच सकते हैं। संतुलन मिल जाता है कि ज़्यादा अगर एक जगह में नुकसान हो गया है तो दूसरी जगह से उसकी भरपाई भी हो जाती है, मौसम की मार भी नहीं झेलनी पड़ती है। ऐसे में हमारे किसानों को आप कैसे कहेंगे, मतलब कैसे जागरूकता लाएंगे कि कैसे एक योजना बनाई जाए, उन्हें कहाँ से जानकारी मिले? ये बहुत ही अच्छा आपने प्रश्न किया है। हमारे किसान भाइयों को चाहिए, जैसे अभी रबी की सीजन आ रही है, गेहूं की बुवाई होगी, तो उसके साथ में जो फसल विविधीकरण है उसमें हमको कौन कौन सी प्रजातियों का चुनाव करना है। अच्छी प्रजातियां होंगी और वो प्रजाति का जो बीज लेंगे वो एक विश्वसनीय सोर्स से लेंगे। और समय, जो बुवाई का समय है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। बुवाई का समय किसान भाइयों एक ऐसा चीज़ है जिसमें कोई पैसा नहीं लगता है, लेकिन सबसे ज़्यादा रिटर्न मतलब पैसा देता है। अगर समय से हम बुवाई करते हैं तो हमको मुनाफा ज़्यादा होगा। और जैसे हम बात कर रहे थे गेहूं के साथ में आपको चना लगाना है, तो एक हमको जैसे जहां पानी कम मिल रहा है या फिर जहां पानी की उपलब्धता ज़्यादा है, तो हमको बेड बना के बेड के ऊपर चना ले लेंगे और फरो बनेगा, फरो में हम गेहूं ले लेंगे। उससे फ़ायदा होगा कि चना की जो
पानी की ज़रूरत है वो कम होती है गेहूं की अपेक्षा, और इसमें सबसे बड़ा फ़ायदा होगा पानी कम लगेगा। दूसरे क्या होगा कि जो हम खाद देते हैं वो खाद कम लगेगी। जब खाद कम लगेगी उससे हमारे वातावरण में जो खाद से होने वाला जो पॉल्यूशन है, जो कहते हैं जो हमारे उसको ख़राब कर रहा है वातावरण को, वो कम होगा। जब पॉल्यूशन कम होगा, दूसरे क्या है मृदा में सुधार होगा, तीसरे क्या है ज़्यादा पैसा मिलेगा। तो फसल विविधीकरण एक ऐसी योजना है, इसको इस तरह से योजना बनाएं। दूसरे और ध्यान रखना है फसल विविधीकरण में, कभी भी समान जिनकी समान ज़रूरतें हैं जिन फसलों की, उनको साथ साथ नहीं लगाना है। उससे क्या होगा, उनकी जब ज़रूरतें समान होंगी तो उनको ज़्यादा इनपुट देने पड़ेंगे। दूसरे एक बहुत ज़रूरी चीज़ ये है कि किसान भाइयों को ध्यान देना है कि हमारे जो भी फसल ले रहे हैं, जो फसल विविधीकरण में फसलें ले रहे हैं जी। उनकी जैसे एक उथली जड़ वाली फसल हो तो एक गहरी जड़ वाली फसल हो, जिससे क्या है मृदा में जो पोषक तत्व हैं वो समान रूप से मिलते रहें। और एक बहुत महत्वपूर्ण बात यहाँ पे ये आती है कि उनकी कटाई का समय, जो कटाई का समय है वो थोड़ा अलग होना चाहिए। बिल्कुल, एक साथ कटाई ना हो, एक साथ कटाई ना हो। उससे क्या है जिस समय हमको ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत पड़ती है उस समय वो उसकी कटाई उचित समय पे हो नहीं पाती है, जिससे कि नुकसान के कारण रहते हैं। तो अलग अलग समय पे उनकी ज़रूरतें हों, अलग अलग इनपुट की ज़रूरतें पड़ती हों, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा हम पैदावार ले सकते हैं। बिल्कुल। तो जैसे अभी आपने कहा कि इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए ही फसल विविधीकरण को अपनाना चाहिए, कि एक साथ ऐसी फसलें ना लें जिनकी कटाई हो रही हो, पोषक तत्वों का भी यहाँ पर ध्यान रखना है। तो ये सब जानकारियाँ कहाँ से ले सकते हैं? क्या नज़दीकी जो कृषि विज्ञान केंद्र हैं, वैज्ञानिक हैं, उनका रुख किया जा सकता है? क्योंकि पहले जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। हाँ, ये बहुत अच्छा आपने प्रश्न किया है। हमारे किसान भाइयों को जो पास में कृषि विज्ञान केंद्र हैं, कृषि विश्वविद्यालय हैं, ICAR के रिसर्च इंस्टीट्यूट हैं, वहाँ से ये जानकारियाँ प्राप्त कर सकते हैं। और हर राज्य में कृषि का जो वो है जो अधिकारी हैं उनसे ये जानकारियाँ मिल जाती हैं, और ब्लॉक पे जाके ऐसी जानकारियाँ ले सकते हैं कि कौन कौन से बीज उपलब्ध हैं, हमें कौन से बीज की बुवाई करनी चाहिए और कौन सा बीज ज़्यादा पैदावार देगा और किस फसल के साथ कौन सी फसल हम लगाएं, इसकी उपयुक्त जानकारी प्राप्त कर सकते हैं किसान भाई। बिल्कुल। तो देखिए, जानकारी पहले प्राप्त कर लेना बहुत ज़रूरी है, और इसके संदर्भ में और जानकारी हम आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन आज के कार्यक्रम के पहले कॉलर हमारे साथ यहाँ पर जुड़ गए हैं, पहले उनका सवाल शामिल कर लेते हैं, फिर अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हेलो जी, नीतीश जी, आपको हमारी आवाज मिल रही है? नमस्ते, मैं जी जी, योजना इसके बाद वाली जो था इसके अंतर्गत पॉली हाउसों का निर्माण करवाया जा रहा है। तो इसके अंतर्गत किस किफायत धारा देती है किसानों को MIDS के अंतर्गत? आप अपना सवाल दोहरा दीजिए। पॉली हाउस का निर्माण करवाया जा रहा है योजना के तहत, उसके पश्चात आपने क्या जानना चाहा है? बिल्कुल, जितना हम समझ पाए हैं ये अनुदान के बारे में जानकारी हासिल करना चाहते हैं। तो डॉक्टर बलराज अब हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका रुख करना चाहेंगे। जैसे ये कह रहे हैं कि इनके क्षेत्र में मध्य प्रदेश में पॉली हाउस निर्माण के लिए कार्य हो रहे हैं, अनुदान पर क्या कहना चाहेंगे? केंद्र सरकार की जो MIDS स्कीम है उसके तहत विभिन्न राज्यों में अलग अलग स्कीम्स हैं डिपार्टमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर के अंतर्गत, और मध्य प्रदेश में भी ये स्कीम लागू है। और अलग अलग लेवल पे कम से कम अगर आप ग्रीन हाउस बनाते हैं तो 1 एकड़ पर अनुदान मिलता है। और ये जो बना रहे हैं बस इनको यही ध्यान रखना है, अगर भाई जो कंपनी बना रही है उससे एक आपको बात ध्यान रखनी है, तो जो है कि साइड वेंटिलेशन अच्छा हो और टॉप वेंटिलेशन जो वेंटिलेटर्स के थ्रू है वो भी उसका भी अच्छी मात्रा में होना आवश्यक है, ताकि क्योंकि यही है कि सेंट्रल इंडिया में, मध्य भारत में नेचुरली वेंटिलेटेड ग्रीन हाउस पूर्ण रूप से काम करेगा, लेकिन उसमें यही साइड वेंटिलेशन और टॉप वेंटिलेशन में दोनों में जो अनुपात है वो अच्छा होना चाहिए। बिल्कुल। तो देखिए, यहाँ पर योजना चलाई जा रही है जिसके तहत पूर्ण सहयोग किसानों को दिया जा रहा है। ऐसी ही हम जानकारियाँ लगातार हम आप तक पहुँचाते रहेंगे, लेकिन फिलहाल वक्त चला है कार्यक्रम में एक छोटे से ब्रेक का। आप कहीं में जाइए, देखते रहिए हमारा लाइव फोन इन कार्यक्रम हेलो किसान, बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। अरे वाह भैया, अकेले अकेले
अरे तू भी ले, पर खाएगा कैसे? मैं ऑर्गेनिक खेती की बात कर रहा रे बेटे। अकेले अकेले खेती कब तक करेगा? मतलब? गांव में 20-25 किसानों का समूह बना के पंजीकरण करवा ले, फिर सरकारी ट्रेनिंग भी मिलेगी और मुफ्त जैविक बीज खाद भी। फिर बीजीएस ऑर्गेनिक की सरकारी मोहर के साथ तेरी उपज आकर्षक पैक में पहुंचेगी बड़े बाजार तक। अच्छा? हाँ। अरे भाई कहाँ चल दिया? सबको साथ लाने, आमदनी बढ़ाने। तो किसान भाई समझ गए ना? साथ मिलकर ऑर्गेनिक खेती कीजिए, अपनी परंपरा को आगे बढ़ाइए, ज्यादा मुनाफा कमाइए। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ क्यों, क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। ऐसा क्या? हाँ, अब तो ज्यादा लाइनें और खास तकनीक के कारण खेती के माहिरों से तुरंत बात हो जाती है। और अगर कभी लाइन व्यस्त हो तो अपनी समस्या फोन पर रिकॉर्ड करा दो, वहाँ से फोन आ जाता है और समस्या की हल का मैसेज भी आ जाता है। ये देखो आ गया। अरे वाह, इसका मतलब इंतजार की घड़ी अब खत्म। हाँ। तभी मैं सोचूं कि आजकल मुझ पर इतना प्यार क्यों आ रहा है। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के लाइव फोन इन कार्यक्रम हेलो किसान में आप सभी का फिर से स्वागत। आज हम बात कर रहे हैं संरक्षित खेती के बढ़ते हुए आयाम के बारे में और साथ ही साथ फसल विविधीकरण से किसानों की आय में वृद्धि कैसे हो सकती है, इसके बारे में। दोनों ही अहम विषय हैं। कोई सवाल है आपके पास तो आप हमारे टोल फ्री नंबर, व्हाट्सएप नंबर या फिर ईमेल आईडी पर अपने जो सवाल हैं हमसे साझा कर सकते हैं। हमारे विशेषज्ञ उपस्थित हैं हमारे साथ जो आपके सवालों के जवाब आप तक जरूर पहुंचाएंगे। इस वक्त भी कॉलर जुड़े हुए हैं उत्तर प्रदेश बाराबंकी से नंद स्वरूप मिश्रा जी। आइए जाने उनका सवाल। हेलो हेलो हेलो, नमस्कार, स्वागत आपका कार्यक्रम में। पूछिए अपना सवाल। नमस्कार सर, मैं नंद स्वरूप मिश्रा। मैं जानना ये चाहता हूँ कि फसल की विविधीकरण से किसानों का तो आर्थिक लाभ बढ़ता ही बढ़ता है, इससे हमारी जो मिट्टी की सेहत होती है, मृदा जो होती है, इसका कितना बड़ा लाभ मिलेगा? जी बिल्कुल, बहुत ही अच्छा सवाल आपने यहाँ पर किया है जिसके बारे में जिक्र किया गया था, लेकिन एक बार फिर से चाहेंगे डॉक्टर सुभाष आप बताएं कि मिट्टी की सेहत पर क्या असर पड़ता है फसल विविधीकरण का। बहुत ही अच्छा आप जानकारी लेना चाह रहे हैं और हमें जान के खुशी है कि आपको फसल विविधीकरण के फायदों के बारे में पता है। और रही बात मृदा उर्वरकता की, तो मृदा उर्वरकता शक्ति जो है वो बहुत अच्छी होती है। जैसे हमने पहले बताया था कि हम अगर जो दलहनी फसलें हैं उनको अपने विविधीकरण में रखेंगे, इससे क्या होता है, जो वातावरण में जो नाइट्रोजन है वो मिट्टी में आके स्थिरीकरण होती है। उससे क्या है, एक पार्ट जो भी कोई एक फसल है उसके साथ में लगाते हैं, उसमें नाइट्रोजन की ज़रूरत है वो कम हो जाती है। और सबसे और ज़्यादा ज़रूरत वाली चीज़ ये है कि उसके बाद हम जो फसल लगाएंगे उसमें भी हमको कम जो है उर्वरक देने की ज़रूरत पड़ती है। और इसमें बात सिर्फ नाइट्रोजन की ही नहीं है, और जैसे मृदा में कार्बन कंटेंट बढ़ती है। अगर हम एक जैसी फसलें लेंगे, अगर हम कहेंगे तो गेहूं धान की फसल लेंगे तो उसमें जो है जो कार्बन का नुकसान होगा, इसमें उस कार्बन की भरपाई हो जाएगी। अगर वो कम हो रहा है तो उसको थोड़ा सा बढ़ाएंगे। और एक बार जब कार्बन मृदा में बढ़ जाता है तो हमारी मृदा अपने आप अच्छी हो जाती है। जैसे धान और जो गेहूं है उसके बाद मूंग की फसल किसान भाई ले सकते हैं। मूंग बहुत अच्छी फसल है जो 25 से 30 किलोग्राम नाइट्रोजन को सॉइल में करती है, जिससे आने वाली फसल और अच्छी होती है। और इसके अलावा जो माइक्रोब्स हैं, जो मृदा में हमारे सूक्ष्म जीवाणु हैं, उनकी जो क्रिया है वो बढ़ जाती है। जब उनकी क्रिया बढ़ जाती है तो मृदा में उर्वरक जो आप कह सकते हैं पोषक तत्व हैं उनकी उपलब्धता बढ़ जाती है। उनकी उपलब्धता बढ़ते ही फसल में जो पैदावार है वो पैदावार आपकी बढ़ेगी, और जो पैदावार की वो क्वालिटी, गुणवत्ता
वो अच्छी होगी। तो हम कह सकते हैं कि फसल विविधीकरण से मृदा की उर्वरकता बहुत अच्छी होती है और इसको किसान भाइयों से आग्रह करता हूं कि वो फसल विविधीकरण को अपनाएं और मृदा को अपना उर्वरकता बढ़ाएं। बिल्कुल, तो मिट्टी की सेहत पर कितना अच्छा असर पड़ता है फसल विविधीकरण का, अभी आपने विस्तार से जान लिया। बढ़ते हैं आगे, रमाकांत जी भी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं, उनका सवाल क्या है आइए जान लेते हैं। हेलो हेलो जी मैडम नमस्कार, स्वागत आपका कार्यक्रम में। रमाकांत जी अपना सवाल पूछिए। जी सवाल है ये मैडम कि हमारे यहाँ मतलब चना बोना है आधा एकड़ के आसपास जी, तो कैसे बोआ जाएगा मैडम, कौन बीज रहेगा, क्या चीज रहेगा? चने की बुआई करना चाहते हैं आप, और कब और कैसे बो सकते हैं इस समय? जी जी बिल्कुल, इसके बारे में आप जानना चाहते हैं। अगर फसल विविधीकरण की हम बात करते हैं तो इसमें चने के बारे में क्या कहेंगे आप? हाँ, रमाकांत माजी जी बहुत बहुत धन्यवाद आपको ऐसा प्रश्न पूछने के लिए। और आप चने की खेती करना चाहते हैं, ये बहुत अच्छी बात है। हमको दलहन की फसलों को और आगे बढ़ाना चाहिए। सबसे पहले तो आपको जो आपके पास में कृषि विज्ञान केंद्र होगा, अगर कृषि विज्ञान केंद्र पास में नहीं है तो कोई भी संस्था होगी जो आपको कृषि से संबंधित जानकारी देगी। अक्टूबर और नवंबर के महीने में, अक्टूबर के महीना एकदम सही है चने की बुवाई करने के लिए जी। और हम आपको बता दें चने में नत्रजन कम डालना चाहिए, कम से कम डालना चाहिए। अगर ज़्यादा हम डालेंगे तो उससे उसकी बढ़वार ज़्यादा हो जाएगी और बढ़वार करने के बाद उसमें खुटाई करनी पड़ेगी, जिससे पौधा तो आपका बहुत बड़ा दिखाई देगा लेकिन उसकी पैदावार जो उपज है, जो पैसा मिलना चाहिए वो नहीं मिलेगा। तो अभी चने का बुवाई का उचित समय आ गया है। आप अपना खेत तैयार रखिए और अच्छी प्रजाति का बीज लेके उसको ट्रीट जरूर कीजिए। ट्रीट करने का मतलब है जिससे बीमारियां आपकी कम से कम लगेंगी। हाँ, बीज उपचार जरूर कीजिए। बीज उपचार करने के बाद ही उसकी बुआई कीजिए। और चने के लिए बहुत ज़्यादा जुताई की ज़रूरत नहीं पड़ती है और बहुत ज़्यादा पानी की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। और हम आपको बताना चाहेंगे अगर धान के बाद लेना चाह रहे हैं तो जैसे ही आपकी धान की कटाई हो तुरंत उसको बो दीजिए, जिससे कि जो उसमें नमी बची हुई है वो चने के उपयोग में आ जाएगी, जिससे आपका पैसा बचेगा। बिल्कुल, तो देखिए यहाँ पर बहुत ही अच्छी सलाह आपको दी गई है रमाकांत जी, आप इसे अपनाकर चने का उत्पादन ले सकते हैं। बढ़ते हैं आगे। डॉक्टर बलराज, एक सवाल आपके लिए आ गया है हमारे व्हाट्सएप के माध्यम से और ये भेजा है अंकुर सहाय जी ने आजमगढ़ उत्तर प्रदेश से। और सवाल है इनका कि संरक्षित खेती होती क्या है और इससे संबंधित कोई योजना सरकार द्वारा चलाई जा रही है किसानों के लिए, अगर है तो इसका लाभ कैसे ले सकते हैं? बिल्कुल, देखिए अदिति जी, जैसा इन्होंने पूछा है मैंने शुरू में भी बताया, बिल्कुल संरक्षित खेती का उद्देश्य है खुले खेत में जो भी परेशानियां आ रही हैं आपकी फसल को, और खास करके बागवानी फसलों में सब्जियों को ज्यादा दिक्कत आती है, या जो फ्लावर क्रॉप्स ऑर्नामेंटल क्रॉप्स है उनको दिक्कत आती है, कुछ फ्रूट क्रॉप्स है उनको भी दिक्कत आ सकती है। वैसी स्थिति में जब किसी ऐसी संरचना के अंदर जैसे ग्रीन हाउस है, पॉली हाउस है, इंसेक्ट प्रूफ नेट हाउस है या शेड नेट है, जैसे तेज धूप और गर्मी है, तो जब उससे बचाते हुए उन परेशानियों से कोई खेती करते हैं उसी को संरक्षित खेती कहते हैं। और जहां तक बात है योजनाओं की, राज्यों में केंद्र सरकार की जो MIDH स्कीम है, मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर, उसके तहत अनुदान मिलता है और कोई भी किसान 1 एकड़ तक या इससे ज्यादा मात्रा में 1 एकड़ ग्रीन हाउस बनवा ले, नेट हाउस बनवा ले, शेड नेट और इसके अंदर ड्रिप इरिगेशन सिस्टम, ये सब भी लगता है, तो उसका किसान फायदा उठा सकते हैं। वो निर्भर करता है कि किसान उसके पास जमीन कितनी है, क्या वो किसान छोटे किसान की श्रेणी में आता है या बीच के किसान की श्रेणी में आता है, इन चीजों के ऊपर निर्भर करता है। पर आप निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश में जो आपका जिला है वहाँ डिपार्टमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर जो है, असिस्टेंट डायरेक्टर हॉर्टिकल्चर, उससे संपर्क करें और पूरी योजनाओं का पता लगा करके आप इस प्रकार की खेती को अपना सकते हैं। बिल्कुल, निश्चित तौर पर अपनाया जा सकता है और उससे लाभ भी लिया जा सकता है। बढ़ते हैं आगे, एक और कॉलर हमारे साथ यहाँ पर जुड़ गए हैं, आइए उनका सवाल जान लेते हैं। हेलो, आवाज कम करती है। अरविंद जी नमस्कार, स्वागत आपका कार्यक्रम में, पूछिए अपना सवाल। हाँ जी, आप सवाल जी पूछा है जी, जो अपन सरसों की बोनी के लिए उर्वरक डालना है, अच्छी से अच्छी पैदावार लेने के लिए कौन सा डालना पड़ता है? उर्वरक आपको डालना है किस फसल में? सरसों में। और अच्छी उपज मिल सके इसके लिए उर्वरक आप कौन सा डाल सकते हैं? अच्छी बात, पीली और काली दोनों वाली आती है मेरे साथ, मेरे एरिया में दोनों। बिल्कुल, क्या कहेंगे डॉक्टर सुभाष?
हाँ जी, आपका बहुत अच्छा प्रश्न है। अभी सरसों की बुआई का समय चल रहा है, तो आपकी जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। पहले हम आपका ध्यान केंद्रित करना चाहेंगे कि आप उर्वरक डालने से पहले मृदा की जांच करवा लीजिए। अपने नज़दीकी कृषि विज्ञान केंद्र में आप मृदा की जांच करवा सकते हैं। उसके हिसाब से जिस पोषक तत्व की जितनी कमी होगी उसको उतना ही डालिए। ऐसा नहीं है कि हम ज़्यादा उर्वरक डालेंगे तो पैदावार ज़्यादा होगी। एक ज़रूरत होती है मृदा की, उतनी ही डालना है। आप ज़रूर मृदा को चेक करके ही उसमें डालिए। और मैं आपको सुझाव देना चाहूँगा कि आप गोबर की खाद का प्रयोग ज़रूर कीजिएगा। गोबर की खाद एक तो मृदा को अच्छा बनाएगी, दूसरे सरसों की खेत को, सरसों की जो फसल है उसकी पैदावार को बढ़ाने में आपको मदद करेगी। आप मृदा की जांच कराइए, इसके बाद ही आप उर्वरक को उसमें डालिए। वो आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा, उसमें आपको बचत होगी। और रही बात है तो आप नाइट्रोजन के लिए यूरिया और फास्फोरस के लिए DAP का प्रयोग कर सकते हैं। बिल्कुल, तो आपको किस तरह से उर्वरक प्रबंधन करना है सरसों में आपने जान लिया। बढ़ते हैं आगे, हमारे साथ नईमुद्दीन जी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं, उनका सवाल जान लेते हैं। हेलो हेलो। हाँ नमस्कार मैम। नमस्कार, स्वागत आपका कार्यक्रम में, पूछिए अपना सवाल। जी मेरा निवेदन ये है मैम कि क्या ये फसल चक्र और फसल विविधीकरण क्या एक ही चीज है अथवा इनमें कोई अंतर है शब्दावली में? क्योंकि फसल चक्र तो हमें मालूम है, फसल गेहूं के लेने के बाद हमें दलहनी लेना है, तो ये विविधीकरण और फसल चक्र दोनों में क्या अंतर है? बिल्कुल, बहुत ही अच्छा सवाल यहाँ पर किया है। किसान इसी से ही कंफ्यूज हो जाते हैं कि चक्र क्या होता है और विविधीकरण क्या होता है। डॉक्टर सुभाष विस्तार से समझाएं। हाँ, आपका बहुत अच्छा प्रश्न है। आपको दोनों की जानकारी है कि यहाँ फसल चक्र क्या होता है। देखो, फसल चक्र आप जैसे बता रहे हैं कि एक फसल के बाद दूसरी फसल को बोना एक साल में, है ना, एक फसल के बाद उसको फसल चक्र कहते हैं। फसल विविधीकरण में हम जोर देते हैं कि कई प्रकार की फसलें लेना, एक साथ 2-3 फसलें लेना, इसके बाद में जब फसल कट जाए उसके बाद 2-3 फसलें लेना। जैसे मान लीजिए आपने लगातार आप कोई एक फसल ले रहे हैं अपने एरिया में, अपने खेत में कोई एक फसल ले रहे हैं लगातार, तो उसके साथ में कोई दूसरी फसल लीजिए, जिससे क्या है आपको जो मतलब जो है कह सकते हैं जो बीमारियां लग रही हैं वो कम लगेंगी। दूसरे आपके जो इनपुट दे रहे हैं, मान लीजिए आप खाद पानी या खरपतवार मारने के लिए जो हर्बिसाइड दे रहे हैं वो आपके कम लगेंगे। तो फसल विविधीकरण में कई ज़्यादा फसलें एक साथ लेके उनके हिसाब से, जैसे कम पानी चाहने वाले फिर ज़्यादा पानी चाहने वाले, इस तरह से लगाते हैं। और फसल चक्र में हमको एक प्लान करके एक फसल के बाद दूसरी फसल लगाना। बिल्कुल, तो अब आप विस्तार से समझ गए होंगे कि फसल चक्र और फसल विविधीकरण में क्या अंतर है और दोनों के अपने ही अलग अलग फायदे होते हैं। आइए इसी के साथ बढ़ते हैं आगे, और एक व्हाट्सएप पर सवाल हमारे पास और आ गया है दिनेश पटेल जी का नागपुर से, और इन्होंने पूछा है कि नागपुर में हमें पॉली हाउस में हाइड्रोपोनिक खेती की ट्रेनिंग कहाँ से मिल सकती है? हाइड्रोपोनिक खेती में फसल को न्यूट्रिशन कैसे दें, कब कब देना चाहिए, और हाइड्रोपोनिक खेती की फसल को कहां बेच सकते हैं? डॉक्टर बलराज क्या कहेंगे? बिल्कुल, देखिए नागपुर में मैं पहले अदिति जी कहना चाहूंगा हमारे साथी को जिसने सवाल पूछा है कि नागपुर में ये ग्रीन हाउस के अंदर या पॉली हाउस के अंदर सॉइललेस हाइड्रोपोनिक, पहले तो ये समझें, इनको मैं बताना चाहूंगा मेरे साथी को कि देखिए हाइड्रोपोनिक का मतलब है कि कोई भी तरल पदार्थ जैसे पानी के अंदर सारे प्लांट के लिए जो न्यूट्रिएंट आवश्यक है वो मौजूद होने चाहिए, वो घुले हुए होने चाहिए, उसको बोलते हैं हाइड्रोपोनिक। उसमें पौधे की जड़ हो और वो पौधा उससे न्यूट्रिएंट्स को ले। जितने भी न्यूट्रिएंट्स बताए हैं आर्नोन और स्टाउट ने कि भाई 16 या आजकल 17 कर दिए ऐसे न्यूट्रिएंट्स को, फिर उनको घोलने का फार्मूला, अब भाई कैसे वो पानी में घोले जाएंगे, किस किस मात्रा में 1 लीटर में कितने कौन सा न्यूट्रिएंट लेना पड़ेगा, कौन सा न्यूट्रिएंट पानी में घुलेगा। जैसे मॉलिब्डेनम पानी में नहीं घुलता, माइक्रो न्यूट्रिएंट है, लेकिन वो पहले एसिड में घोलना पड़ता है। तो ये थोड़ा सा एक बहुत ही कठिन काम है। तो मैं मेरे साथी को कहना चाहूंगा कि हाइड्रोपोनिक की बजाय ये बात करें सॉइललेस कल्टीवेशन की, भू रहित खेती, सॉइललेस कल्टीवेशन, और हाइड्रोपोनिक उसी का पार्ट है। एक तो नागपुर की परिस्थितियां है, जो टेम्परेचर, वो जो चीजें हैं, तो उनको भी आपको ध्यान में रखना है। और ज्यादा से ज्यादा मैं सुझाव दूंगा कि आप अगर करना चाहते हैं खीरा या टमाटर या शिमला मिर्च या मान लिया बैंगन या दूसरी फसलें आप पॉली हाउस में, तो मेरा सुझाव आपको ये है कि आप हाइड्रोपोनिक की बजाय सीधे हाइड्रोपोनिक में न जाएं। लेने को तो कई यूनिट हैं, काम कर रही है,
लेकिन उसमें आपको जो आधारभूत ढांचा है, जैसे कोई भी स्ट्रक्चर होगी वो क्लाइमेट कंट्रोल स्ट्रक्चर आपको बनानी पड़ेगी। उसमें आप टेम्परेचर, मान लें नागपुर में गर्मी में टेम्परेचर जाता है 48 डिग्री, तो आपको टेम्परेचर 30 से नीचे लाना पड़ेगा। तो ये कठिन काम है, बहुत एनर्जी का आपको इन्वॉल्वमेंट होगा। तो ऐसी स्थिति में मैं ये सुझाव दूंगा कि आप पैड एंड फैन सिस्टम, कूलिंग पैड जैसे कूलर में लगे रहते हैं, पैड, सेलुलोज के पैड और फैन सिस्टम, उसका इस्तेमाल नागपुर में कर सकते हैं। उसको बोलते हैं हम सेमी क्लाइमेट कंट्रोल ग्रीन हाउस। और ऐसे में आप सॉइललेस कल्टीवेशन, बैग कल्चर, जैसे कोकोपीट का इस्तेमाल करके, तो आपने मिट्टी को हटा दिया, लेकिन मेरे को नहीं पता आप क्यों मिट्टी को हटाना चाहते हैं, पर मिट्टी में कोई परेशानी ज्यादा पैदा होती है तो ही मिट्टी को हटाना चाहिए। तो ज्यादा से ज्यादा मैं सुझाव दूंगा कि आप सॉइललेस कल्टीवेशन की तरफ जा सकते हैं और उसमें कोकोपीट बैग या कोकोपीट के ये ट्रेज, वो बेड्स बना के प्लास्टिक की, और उनमें कोकोपीट भर के और उनमें सॉइललेस कल्टीवेशन ज्यादा से ज्यादा सब्जियों का आप करना वहां संभव है। वरना अगर आप हाइड्रोपोनिक की बात करेंगे, टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, आपको प्रशिक्षण भी मिल सकता है, कई यूनिट्स लगी हैं। दिल्ली में IRI में भी एक छोटी यूनिट स्थापित की गई है CPCT में, उसमें आप देख सकते हैं। लेकिन ये थोड़ा सा महंगा सौदा है और एनर्जी का बहुत ज्यादा इन्वॉल्वमेंट है। तो मेरे साथी को सुझाव है कि आप पहले मिट्टी से शुरू करें, फिर आप छोटे पैमाने पर सॉइललेस कल्टीवेशन, जो मीडिया है, सॉलिड मीडिया, कोकोपीट वगैरह, उसको लेके बैग कल्चर करके आप उसकी शुरुआत कर सकते हैं। बिल्कुल, यहाँ पर शुरुआत धीरे धीरे करनी चाहिए और हाइड्रोपोनिक आप कर सकते हैं, लेकिन उसकी शुरुआत छोटे स्तर पर करके फिर उसका विस्तार करेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा आपके लिए भी। तो हमारे जितने भी सवाल आ रहे हैं उनके जवाब हमारे दोनों विशेषज्ञों तक पहुँचा रहे हैं। इस सिलसिले को हम आगे भी जारी रखेंगे, लेकिन यहाँ पर रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। कहीं मत जाइए, देखते रहिए हमारा लाइव फोन इन कार्यक्रम हेलो किसानों। बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद हमारे लाइव फोन इन कार्यक्रम हेलो किसान में आप सभी का फिर से स्वागत। आज हम चर्चा कर रहे हैं संरक्षित खेती और फसल विविधीकरण के बारे में। आपके पास कोई सवाल है तो जल्दी से आप अपना फ़ोन उठा सकते हैं, हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर पर अपने मैसेज भेज सकते हैं, या फिर ईमेल के माध्यम से भी ईमेल के ज़रिए अपने सवाल हम तक पहुँचा सकते हैं। आपके सवालों के जवाब आप तक पहुँचाने के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हमारे दोनों ही विशेषज्ञ। तो लगातार हम यहाँ पर आपको जानकारियाँ दे रहे हैं कि संरक्षित खेती आप कैसे अपना सकते हैं और फसल विविधीकरण के लाभ क्या है। तो अभी संरक्षित खेती के बारे में यहाँ पर विस्तार से हमें जानकारी दी थी डॉक्टर बलराज ने। हमारे जो एक दर्शक हैं उन्होंने जानना भी चाहा था कि ट्रेनिंग कहाँ से ले सकते हैं। तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि अगर हमारे कोई भी किसान संरक्षित खेती की ओर अपने कदम बढ़ाते हैं तो उसके लिए प्रशिक्षण कितना ज़रूरी है और कहाँ से लिया जा सकता है? देखिए, जहाँ तक प्रशिक्षण की बात है प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन के ऊपर संरक्षित खेती में, उसमें IRI जो है भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा नई दिल्ली, उसका जो संरक्षित खेती का जो केंद्र है CPCT, सेंटर फॉर प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन टेक्नोलॉजी, वहां पे प्रशिक्षण लिया जा सकता है। पुणे में भी प्रशिक्षण लिया जा सकता है। इसके अलावा प्रशिक्षण हम भी दे सकते हैं जॉबनेर के अंदर या दुर्गापुरा रारी के अंदर प्रशिक्षण दिया जा सकता है इस क्षेत्र में। लेकिन मैं एक चीज रखना चाहूंगा, हमारे जितने भी दर्शक किसान भाई से जुड़े हुए हैं, कि देखिए संरक्षित खेती का सफलता का एक सबसे बड़ा जो मॉडल है वो जॉबनेर के पास हमारे 15 किलोमीटर गांव बसेड़ी। देखिए, मैं आपको ये बताना चाहूंगा क्यों ये सफलता मॉडल उत्तर भारत में, कि विषम परिस्थितियां हैं,
ये अर्ध शुष्क जलवायु वाले क्षेत्र की श्रेणी में आता है, सेमी एरिड कंडीशन में, और जमीन में कोई पानी नहीं है, ग्राउंड वाटर नहीं है, और टेम्परेचर भी बहुत ज्यादा जाता है। सर्दी में कम जाता है और गर्मी में बहुत ज्यादा जाता है, सर्दी में माइनस में जाता है। लेकिन एक ही गांव में 500-700 ग्रीन हाउस है और जमीन में पानी नहीं है, 100% रेन वाटर हार्वेस्टिंग करते हैं, वर्षा जल का संग्रहण करते हैं, बड़े बड़े तालाब है, सोलर पावर से जुड़े हुए सारे ग्रीन हाउसेज ड्रिप सिस्टम को रन करने के लिए। तो दोनों चीजों को जोड़ दिया है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग और सोलर पावर को प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन के साथ। और सभी किसान मिलकर इन 500-700 ग्रीन हाउसेज के अंदर, जो एक ही गांव में एक क्लस्टर है पूरा, तो वो जो है खीरे की खेती कर रहे हैं। और अब हम उनको सुझाव दे रहे हैं उन किसानों को कि आप सारे एक खेती ना करें ग्रीन हाउस के अंदर खीरे की, थोड़ा सा विविधीकरण करें। जैसे हमारे साथी जो बैठे हैं वरिष्ठ वैज्ञानिक IRI से, वो फसलों में विविधीकरण की बात कर रहे हैं, तो हम भी कह रहे हैं कि भाई एक फसल बीज रहित खीरा, सीडलेस कुकुम्बर आप कर रहे हैं, उसके बजाय आप कुछ किसान टमाटर करें। जैसे इस बार जलवायु परिवर्तन के कारण काफी नुकसान होगा टमाटर की फसल को, टमाटर के भाव बहुत ज्यादा गए बीच में आपके, तो ऐसी स्थिति में टमाटर भी करना चाहिए, आपको शिमला मिर्च भी करनी चाहिए, आपको बैंगन की भी बीज रहित वैरायटीज आजकल आ गई हैं, तो उनका भी उपयोग करके उनकी भी खेती करनी चाहिए। तो एक ये मॉडल मैं कहूंगा कि हमारे साथी जो भी हैं वो हमारे संपर्क कर सकते हैं, और ये मॉडल जरूर देखना चाहिए कि विषम परिस्थितियों में प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन का, संरक्षित खेती का सबसे सफलतम मॉडल वो है तो बसेड़ी गांव जॉबनेर के पास है। बिल्कुल, तो देखिए यहाँ पर प्रशिक्षण लेना बहुत ज़रूरी हो जाता है। आप कहाँ का रुख कर सकते हैं, आपको हमारे विशेषज्ञ ने बता ही दिया है। और इसी के साथ हम बढ़ते हैं आगे। एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं गुजरात से, परेश जी। आइए जान लेते हैं उनका सवाल क्या है। हेलो हेलो जी, नमस्कार, स्वागत आपका कार्यक्रम में। पूछिए अपना सवाल। उत्तर गुजरात के सातंबा गांव से परेश पंचाल बोल रहा हूँ, और जी इस सीजन में अभी ज्वार की खेती की गई है। ज्वार निकाल के गए साल में हमने चने बोए थे जी। हाँ, इस वर्ष रबी के लिए कौन सी खेती की जाए? जो चने तो गए वर्ष में किए थे, इस वर्ष में खरीफ पूरी होने के बाद रबी में कौन सी फसल का चयन कर सकते हैं? बिल्कुल। और पानी भी कम चाहिए, जैसे चने को पानी कम चाहिए, उसी तरह से कौन सी फसल अपने बोई जाएगा जिसको पानी कम चाहिए? बिल्कुल, क्या कहेंगे डॉक्टर सुभाष? बहुत ही अच्छा आप जानकारी लेना चाह रहे हैं। आपने बताया कि आपने ज्वार की खेती अभी खरीफ सीजन में ली है, तो हम आपको बताना चाहेंगे कि ज्वार जो है एक खाद्यान्न वाली फसल है। इसके बाद में आपको दलहनी फसल लेनी चाहिए। जैसे गत वर्ष आपने चना लिया था, तो इस बार मसूर ले सकते हैं, और जिससे क्या होगा, आपकी मिट्टी की उर्वरा शक्ति बनी रहेगी। और इसके लिए आपको जो भी दलहनी फसल लेनी है, उसको आप पास के कृषि विज्ञान केंद्र में, वहाँ से कौन सा बीज उनके पास उपलब्ध है वो आपको बता देंगे, और जो आपके राज्य का जो कृषि का विभाग है वो आपको बता देंगे। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपको जिसके बाद जो है ज्वार के बाद आपको जो है तिलहनी और दलहनी फसलों को ज़्यादा लगाना चाहिए, जिससे आपको दो फायदे होंगे। एक तो आप जैसे बता रहे हैं पानी कम है आपके पास, तो दलहनी और तिलहनी फसलों को पानी की आवश्यकता कम होती है, साथ ही साथ दलहनी फसलों को उर्वरक की आवश्यकता कम होती है और पैदावार ठीक ठाक होती है, और बाजार में इसका भाव भी अच्छा मिलता है। बिल्कुल, तो आप इनमें से किसी भी फसल का चयन कर सकते हैं जो आपकी आवश्यकता के अनुसार बिल्कुल सही है, और अच्छा उत्पादन भी आपको मिल सकता है। एक व्हाट्सएप भी आ गया है हमारे पास अजय कुमार सिंह जी का, बरेली उत्तर प्रदेश से, और इन्होंने पूछा है कि डॉक्टर साहब, क्या फसल विविधीकरण इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम के ही अंतर्गत आता है? क्या कहेंगे? हाँ, ये बहुत अच्छा आपका प्रश्न है। फसल विविधीकरण एक तरह से हम फसलों को, विभिन्न प्रकार की फसलों को लगाते हैं, और जब हम इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम की बात करते हैं तो हम इसमें कई उद्यम को मिला लेते हैं। जैसे हम गाय के साथ बकरी पालन कर रहे हैं या मछली पालन कर रहे हैं, इसके बाद में हम जो बागवानी वाली फसलें हैं वो लगा रहे हैं, और जो हमारी जो सीरियल जो कह सकते हैं खाद्यान्न वाली फसलें हैं, इनके साथ डिफरेंट तरह की फसलें मिला के लगा रहे हैं। हम कह सकते हैं कि
इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम का एक छोटा सा पार्ट है फसल विविधीकरण। फसल विविधीकरण को हम जब इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम में समन्वित खेती में लाते हैं तो उसकी पैदावार और बढ़ जाती है। तो हम बताना चाहेंगे आपको, जो समन्वित खेती है जिसको इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम अंग्रेजी में कहते हैं, वो एक बड़ा शब्द है और फसल विविधीकरण एक छोटा शब्द है, उसके अंतर्गत ही ये आता है। जी बिल्कुल, तो आपके सवाल का जवाब यहाँ पर अजय जी आपको मिल गया है। बढ़ते हैं आगे, एक और कॉलर हमारे साथ यहाँ पर उत्तर प्रदेश से जुड़ गए हैं, आइए उनका सवाल जान लेते हैं। हेलो हेलो रामलेख जी, आपको आवाज मिल रही है हमारी? जी सर। जी नमस्कार, स्वागत आपका कार्यक्रम में, पूछिए अपना सवाल। मैं ये सर पूछ रहा हूँ कि बिना पॉली हाउस के शिमला मिर्च की खेती हो सकती है? बिना पॉली हाउस के शिमला मिर्च की खेती हो सकती है? जी, रंगीन है शिमला मिर्च की, बिल्कुल। डॉक्टर बलराज क्या कहेंगे, शिमला मिर्च की खेती कर सकते हैं? कहा कि बिना पॉली हाउस के क्या कलर्ड कैप्सिकम की खेती कर सकते हैं? हाँ। वैसे थोड़ी संभावना कम है, क्योंकि शिमला मिर्च जो है सबसे ज्यादा संवेदनशील फसल है। इसमें कीड़े मकोड़े, बीमारी, वायरस रोग ज्यादा लगते हैं। तो नॉर्मली इसकी खुले खेत में खेती कर सकते हैं। अगर आप पॉली हाउस नहीं करना चाहते तो कम से कम कीट अवरोधी नेट हाउस, इंसेक्ट प्रूफ नेट हाउस का इस्तेमाल करके शिमला मिर्च की खेती कर सकते हैं, और उसमें आप उसको कलर्ड भी कर सकते हैं। और वैरायटी, पहला बात आती है सिलेक्शन की, सिलेक्शन ऑफ वैरायटीज कि आप कौन से कलर करना चाहते हैं। रेड कलर के लिए अलग वैरायटी है, पीले कलर के लिए अलग वैरायटी है, उनका चुनाव। और कई वैरायटीज ऐसी भी हैं जो खुले खेत में ध्यान ज्यादा रखना पड़ेगा, आपको मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी। वरना इंसेक्ट प्रूफ नेट हाउस अगर आप नहीं लगा सकते ग्रीन हाउस, तो कम से कम कीट अवरोधी नेट हाउस, उसकी लागत ग्रीन हाउस के मुकाबला आधे से भी कम पड़ेगी। उसमें जरूर आप शिमला मिर्च की खेती कर सकते हैं, और उसमें कलर्ड कैप्सिकम भी संभव है कुछ हद तक। जी बिल्कुल, तो रामलेख जी आपके सवाल का जवाब हमारे विशेषज्ञ ने यहाँ पर आपको दे दिया है, और इस सिलसिले को हम आगे भी जारी रखेंगे, लेकिन यहाँ रुकना एक और छोटे से ब्रेक के लिए। आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए हमारा लाइव फोन इन कार्यक्रम हेलो किसान, और बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। कृषि और पशुपालन है एक दूसरे के पूरक। घर आंगन से लेकर व्यावसायिक फार्म तक, मुर्गी पालन से लेकर रेगिस्तान के जहाज तक, बीमारियों से अब पशुपालक ना हो परेशान। विशेषज्ञ करेंगे आपकी समस्या का समाधान। जुड़िए हमसे, पूछिए अपने सवाल। ईमेल के जरिए भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है ddkisanapc@gmail.com। हमारे टोल फ्री नंबर हैं 1800-113060 और 1800-113061। देखिए अपना पशु चिकित्सक हर रविवार शाम 6:30 बजे दूरदर्शन किसान चैनल पर। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के लाइव फोन इन कार्यक्रम हेलो किसान में आप सभी का फिर से स्वागत। आज हम लगातार चर्चा कर रहे हैं संरक्षित खेती के बढ़ते आयाम और फसल विविधीकरण से किसानों की आय में वृद्धि के बारे में। आपके पास कोई सवाल है तो जल्दी से अपना फोन उठा लीजिए, क्योंकि अब समय काफ़ी कम रह गया है हमारे पास। आपके सवालों को हम तक आप पहुँचाइए, ताकि हम जवाब आप तक ज़रूर पहुँचा सकें। राहुल जी हमारे साथ रतलाम मध्य प्रदेश से जुड़े हुए हैं, आइए जान लेते हैं उनका क्या सवाल है। हेलो 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 जी नमस्कार, स्वागत आपका कार्यक्रम में, पूछिए अपना सवाल। हेलो मैडम, जैसे कि हमने सोयाबीन बो रखी है, उसके बाद में अब कौन सी जायज फसल है? बिल्कुल, सोयाबीन इन्होंने लगा रखी है, उसके पश्चात कौन सी फसल का उत्पादन ये ले सकते हैं? डॉक्टर सुभाष, क्या सलाह रहेगी आपकी? हाँ, आज ये आपने सोयाबीन आपकी लगी हुई है, तो सोयाबीन की जब कटाई हो जाएगी भी आपकी, इसके बाद में आप गेहूं की फसल ले सकते हैं, और गेहूं की फसल ले सकते हैं, और तिलहनी में आप सरसों की फसल ले सकते हैं। दोनों ही बहुत अच्छी फसलें हैं, क्योंकि आपने ऑलरेडी एक दलहनी फसल लगा रखी है, तो इसके बाद में आप तिलहनी और गेहूं की फसल दोनों अच्छे से कर सकते हैं। दोनों में पैदावार अच्छी मिलती है।
तिलहनी फसल में आपको भाव अच्छा मिलेगा और जो गेहूं की फसल है उसमें आपको तिलहनी फसल की अपेक्षा आपको उपज ज़्यादा थोड़ी मिलेगी, लेकिन मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा कि तिलहनी फसल ज़्यादा फायदेमंद रहेगी, उससे आपको जो भाव है वो काफ़ी अच्छा मिलेगा। तो आप तिलहनी या फिर सरसों लगा सकते हैं तिलहनी में, या फिर गेहूं की फसल आराम से लगा सकते हैं। दोनों ही उपयुक्त फसलें हैं और तिलहनी फसल की जो पानी की जो ज़रूरत है वो कम है, गेहूं की थोड़ी सी उससे ज़रूरत ज़्यादा है, लेकिन दोनों ही आपके लिए ठीक फसलें हैं, दोनों में से कोई सी आप लगा सकते हैं। बिल्कुल, तो राहुल जी इनमें से किसी भी फसल का आप चुनाव कर सकते हैं सोयाबीन के बाद लगाने के लिए। इसी के साथ बढ़ते हैं आगे। डॉक्टर बलराज, अब मैं आपके पास आना चाहूँगी, आपसे जानना चाहूँगी, आप लगातार शुरुआत से हमारे किसानों को जागरूक कर रहे हैं कि सब्जियों की खेती करनी है तो आप पॉली हाउस के अंतर्गत कर सकते हैं, लो टनल का या वॉकिंग टनल का उपयोग कर सकते हैं। तो जो भी अगर सब्जी का चयन हमारे किसान करते हैं तो क्या इनकी किस्में अलग होती हैं या फिर जो साधारण किस्में अनुमोदित हैं उस क्षेत्र के लिए वही चुननी होती हैं? बिल्कुल, देखिए जहां तक ग्रीन हाउस की बात है आदिति जी, वो किस्में बिल्कुल अलग है। खुले खेत में अगर टमाटर करते हैं तो डिटरमिनेट टाइप वैरायटी होती है, एक सीमा तक बढ़वार करती है, उसके बाद उनकी बढ़वार रुक जाती है और फूल आ जाते हैं। लेकिन ग्रीन हाउस में वही टमाटर प्योर इंडेटरमिनेट टाइप होता है, असीमित बढ़वार करने वाली किस्मों का चुनाव करते हैं। इसी तरीके से खीरे की अगर बात करें, खुले खेत में मोनोसियस टाइप, जिसमें मेल और फीमेल फ्लावर एक ही बेल पे अलग अलग जगह पे आते हैं, लेकिन ग्रीन हाउस में अगर खीरे की खेती करते हैं तो पार्थिनोकार्पिक वैरायटी होती है सीडलेस, जिसमें मेल फ्लावर नहीं आते और बिना पॉलिनेशन के और फर्टिलाइजेशन के सीधा जो है फ्रूट सेट होता है, इसलिए वो बीज रहित खीरा उनको बोलते हैं। इसी तरीके से शिमला मिर्च की वैरायटीज खुले खेत में और अंदर एक हो सकती हैं, लेकिन बाहर करना संभव नहीं है कीड़े मकोड़े बीमारियों विषाणु रोगों के कारण, तो शिमला मिर्च को ज्यादातर अधिकतर अंदर करते हैं। और अगर हम इसके अलावा मान लिया बेल वाली सब्जियों की ग्रीन हाउस में खेती करते हैं तो वैरायटीज का चुनाव हमें देख के करना पड़ेगा। अगर मोनोसियस टाइप है तो उनका फिर हमें पॉलिनेशन मैनेजमेंट, परागण का प्रबंधन हमें करना पड़ेगा। बिल्कुल, तो देखिए यहाँ पर अगर आप किसी संरचना के तहत करना चाहते हैं तो अलग से आपको किस्मों का चयन करना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल, एक सवाल आ गया है व्हाट्सएप के माध्यम से छत्तीसगढ़ से दिनेश जोशी जी का, और उन्होंने लिखा है कि मेरे खेत में वर्तमान में खीरा लगा हुआ है जिसमें निमेटोड का आक्रमण हो गया है, इसके बाद कौन सी फसल ले सकता हूँ जिससे इसका अटैक नहीं हो? क्या कहेंगे डॉक्टर सुभाष? ये जो है सब्जी की बात हो रही है, मैं बता देता हूँ। बिल्कुल डॉक्टर बलराज, आप बताना चाहें बिल्कुल बताता हूँ। विस्तार से बताएं। अभी अगर ये ओपन फील्ड की बात कर रहे हैं या ग्रीन हाउस की, ये नहीं बता पाए। अगर ग्रीन हाउस में खीरा है तो निश्चित तौर पे देखिए इसका मतलब उनके ग्रीन हाउस में नेमेटोड्स का बिल्टअप हो गया है, उन्होंने अपना वर्चस्व कायम कर लिया है। तो ऐसी स्थिति में उनको उस ग्रीन हाउस का कोई न कोई ट्रीटमेंट करना चाहिए, उसके प्रति सोलराइजेशन कर सकते हैं, या जैसे नेमेटोड अगर टमाटर लगाएंगे तो टमाटर में भी आएगा, खीरे में आ गया तो शिमला मिर्च में भी तंग करेगा, तो वो आएगा नेमेटोड्स का बिल्टअप। तो जैसे मैं आपको एग्जांपल बता रहा था, यहाँ ये जो बसेड़ी गांव का, ये 2 खीरे की फसल लेके तीसरी फसल नहीं लेते, उस टाइम पर ये पूरे ग्रीन हाउसेज में सोलराइजेशन करते हैं। मई और जून के महीने में 2 महीने सौर्यकरण करते हैं, ताकि जितने भी भूजनित सॉइल बॉर्न, चाहे वो नेमेटोड्स है या रोग है, उनका निवारण हो पाए। जी बिल्कुल, तो देखिए अगर आपकी फसल में नेमेटोड का आक्रमण हो गया है तो अगली फसल आप क्या कर सकते हैं, इसके लिए हमारे विशेषज्ञ ने बता दिया है। और डॉक्टर बलराज, आपका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे, आप हमारे साथ जुड़े, आपने संरक्षित खेती के बारे में सभी को जागरूक किया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और इसी के साथ अब मैं डॉक्टर सुभाष से कम शब्दों में चाहूंगी कि हमारे किसानों को फसल विविधीकरण के महत्व समझा दें, क्योंकि समय मेरे पास काफ़ी कम है। देखिए, फसल विविधीकरण की हम बात करते हैं, हमने काफ़ी इसको आज विस्तृत चर्चा की है। सबसे पहला फायदा है, इससे किसानों की आय बढ़ेगी और जो बेमौसम जो मार होती है किसानों को वो नहीं पड़ेगी, उसको कम किया जा सकता है। तीसरे क्या है, फसल की उर्वरक शक्ति, मृदा की उर्वरक शक्ति बढ़ेगी, जिससे कि यह हमारी मृदा स्वस्थ रहेगी, अधिक पैदावार मिलेगी और हम कम से कम अपने जो इनपुट है वो लगाएंगे, उनका हमको फायदा ज़्यादा मिलेगा। और हम बात करेंगे वातावरण की, वातावरण स्वस्थ रहेगा और पोषक तत्व जो एक हमारे शरीर के लिए जो चाहिए वो फसल विविधीकरण के तरीके से हम प्राप्त कर सकते हैं और स्वस्थ रह सकते हैं। फसल विविधीकरण में हम एक ही बात कहना चाहेंगे,
हम स्वस्थ रहेंगे, मृदा भी स्वस्थ रहेगी और हमारा वातावरण भी स्वस्थ रहेगा। बिल्कुल, और तो ज्यादा पैसा मिलेगा। बिल्कुल, किसानों की आय में वृद्धि भी निश्चित तौर पर यहाँ पर होगी ही होगी। तो इतनी अहम जानकारियाँ आपने भी हमारे सभी दर्शकों तक पहुँचाई हैं, फसल विविधीकरण को समझाया है इतनी बारीकी से, उसके लिए डॉक्टर सुभाष आपका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे। तो किसान भाइयों बहनों, आज आपने संरक्षित खेती के बारे में जान लिया, इसके लाभ के बारे में जान लिया, फसल विविधीकरण को भी समझ लिया। कई किसान फसल चक्र और विविधीकरण के बीच में थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते थे। आज हम उम्मीद करते हैं कि ये भी दूर हो गया होगा और हमारे किसान अब इसे अच्छी तरह से अपनाएंगे, इससे अपनी आय को निश्चित तौर पर जरूर बढ़ाएंगे। आज के कार्यक्रम की तो बात हो गई, अब हमारे अगले कार्यक्रम में क्या विषय हम आपके लिए लेकर आने वाले हैं उसके बारे में आपको जागरूक कर देते हैं। अगले कार्यक्रम का विषय रहेगा पपीते में समसामयिक कार्य, और इसके साथ ही हम आपको बताएंगे रबी फसल की तैयारी के बारे में। दोनों ही बहुत ही अहम विषय हैं। अगर आपके पास कोई भी सवाल है, कोई जानकारी आप हासिल करना चाहते हैं, पहले ही हम तक पहुंचा दीजिए। आप हमें ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी है हमारी hellokisan2015@gmail.com। इसके साथ ही बता दें, फेसबुक के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। फेसबुक पर जाइए, हिंदी में टाइप कीजिए हेलो किसान और वहाँ हमारा पेज खुलेगा। आप अपने सवाल या सुझाव पोस्ट कर सकते हैं। इंस्टाग्राम और ट्विटर के माध्यम से भी अपने जो सवाल हैं वो आप हम तक पहुँचा सकते हैं। सोशल मीडिया हैंडल्स हैं हमारे तीनों, इनके माध्यम से आप हमसे सीधा जुड़ सकते हैं। और इसके अलावा हम आपको बता दें, कॉल सेंटर नंबर तो रहता ही है 1800-1130-60 इसका नंबर है, जिस पर सोमवार से शनिवार सुबह 6 बजे से रात के 10 बजे तक कॉल करके आप अपना सवाल रिकॉर्ड करवा सकते हैं, जिन्हें हम कार्यक्रम में जरूर शामिल करते हैं। और एक और विशेष जानकारी है आपके लिए, दोबारा हमारा ये कार्यक्रम देखना है, पुनः ये तमाम जानकारियां हासिल करनी है, तो आप हमारे YouTube चैनल का भी रुख कर सकते हैं। इसके लिए क्या करना होगा आपको, टीवी स्क्रीन पर हम आपको एक स्क्रीन दिखा रहे हैं, यहाँ पर QR कोड है, आप इसे स्कैन कर लीजिए, सीधा पहुंच जाएंगे हमारे YouTube चैनल पर। आप हमारे आज का एपिसोड और तमाम एपिसोड्स भी देख सकते हैं और पुनः जागरूक हो सकते हैं। तो इसी के साथ किसान भाइयों बहनों, आज के लिए बस इतना ही। अगले अंक में हम फिर होंगे हाजिर नए विषय और नए विशेषज्ञों के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।